जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज, इनको हल करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम की क्या कंडीशन होती है जब आप सांस को अंदर लेके जाते हैं? तो डेफिनेटली डायफ्राम जो है वो मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, याद रखिएगा, ठीक है, इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग। और ये जो डूम शेप है वो क्रिएट होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फ्लैटन्स द डूम शेप डायफ्राम इंक्रीजिंग द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम टू पुल एयर इनटू द लंग्स। ये कमेंट है, ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो एक्ट कर रहा होता है? तो याद रखिएगा, एल्वियोलाई जो होता है वो मतलब आखिरी, मतलब हिस्सा, लंग्स का आखिरी हिस्सा, मतलब हवा मूव करते करते कहाँ से कहाँ चली गई, तो वो एल्वियोलाई तक चली गई, आखिरी सरफेस ऑफ द एल्वियोलाई जो है ना, वहाँ से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है ब्लड कैपिलरीज में। तो इस तरीके से जो है सारा काम चल रहा होता है। तो इसके पीछे मैं आपको रीज़न ये दूंगा कि एल्वियोलाई बेसिकली जो है ना, एल्वियोलाई बेसिकली आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज ड्यू टू देयर थिन वॉल एंड लार्ज सरफेस एरिया। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन किया जा रहा है जनाब कि हाउ मैनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन अटैच विद द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, एक प्रोटीन होता है, इसके साथ कितने ऑक्सीजन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके ऊपर चिपक सकते हैं। तो ये शायद इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो याद रखिएगा, दैट इज़ डी ऑप्शन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज़ 4 आयरन कंटेनिंग हीम, ठीक है, कंटेनिंग हीम, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर हीम ग्रुप होता है, ये प्रोटीन होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ बिल्डिंग एक जो है वो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बिल्ड कर सकता है। तो इसलिए टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है जी, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं इनके बारे में सच क्या है? तो इनके बारे में सच ये है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं ये ऑक्सीजन को लंग से पकड़ते हैं और ये लेकर जाते हैं डिफरेंट सेल्स तक, डिफरेंट सिमिलर सेल्स तक, टिश्यूज़ तक। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और इसके पीछे मैं बड़ी बात आपसे ये कर सकता हूँ कि जो प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन है टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड फ्लूइड्स, ठीक है, टू सप्लाई टिश्यूज़, यानी कि यू कैन से कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़, ठीक है, ये एक प्राइमरी बायोलॉजिकल फंक्शन है। और अगर ये होगा तो इस तरह क्या होगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी टूवर्ड्स द टिश्यूज़। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है 5वां, विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ फाउंड इन मसल टिश्यू। मसल टिश्यू में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है? तो ये सबको ही पता है, मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन इज़ बेसिकली द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और मायोग्लोबिन इज अ स्पेशलाइज्ड आयरन एंड ऑक्सीजन बिल्डिंग प्रोटीन, यू कैन से, फाउंड स्पेसिफिकली इन द स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में भी आपके मायोग्लोबिन ही मिलेगा, यानी जो आपके मसल्स होते हैं ना उसके अंदर जो ये लाल लाल सा आपको सारा मसल्स नज़र आते हैं, रेड कलर का जो नज़र आता है, ये मायोग्लोबिन की वजह से नज़र आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जी कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड और एक्सेल्ड ड्यूरिंग अ रेस्पिरेटरी साइकिल, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है जो आप इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, इसको कहते क्या हैं? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वाइटल कैपेसिटी। सो बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और क्या होती है ये वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी बेसिकली इज़ द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7वां सवाल किया जा रहा है जी, व्हाट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरीली ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम,
ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो ब्लड में होती है, क्योंकि सेल ने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है, तो उसने ब्लड में ही निकालनी है ना, उसने कोई डायरेक्ट तो हवा में फेंकता नहीं है। हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मज़े की बात है, ऑक्सीजन भी ट्रैवल करता है ब्लड के थ्रू फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़। ब्लड लेके जाता है उनको, ब्लड ही लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो छोड़ता है लंग्स के अंदर। तो ये जब आप सांस अंदर लेके जाते हो ना, तो सांस अंदर जब लेके जाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 या 0.3% होती है, लेकिन जब सांस बाहर निकालते हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। यानी जब आप अंदर लेकर गए तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कितनी थी, 0.03%, या बढ़ गई अब तो 0.04% कह लो, या आपने इनहेल्ड एयर की कार्बन डाइऑक्साइड थी। लेकिन जब आप एक्सेल करते हो, यानी आप निकालते हो हवा को बाहर, जब मुँह से सांस एक अंदर जा रहा था एक बाहर जा रहा था, तो जब बाहर जा रहा होता तो दैट इज़ 4% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप थ्रो कर रहे हो। तो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इसका जवाब हम देखते हैं कि जो विच फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरी ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड स्ट्रीम, के कार्बन डाइऑक्साइड किस शक्ल में जो है ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसका जवाब हम सी लेंगे कि बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में ये जो है ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में तो बबलिंग थोड़ी हो रही थी तो वो कार्बोनेट बन जाती है। तो इंक्लूडिंग बाइकार्बोनेट आयंस, तो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ये वाले आयंस जो मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ आपको। सो दीज आर दी बाइकार्बोनेट आयंस। तो बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में ट्रैवल करती है, ठीक है। और कहते हैं जी कि 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस इन द प्लाज्मा। तो ये भी एक बहुत बड़ा है, याद रखिएगा, 70% बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनाब 8वां, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स इज कॉमनली यूज टू मैनेज पल्मोनरी टीबी। टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस। तो पल्मोनरी टीबी को मैनेज करने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट को ज़्यादातर जो है वो लिया जाता है। तो याद रखो कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को इस मसला पड़ गया अगर आपको, तो इसको हल करने के लिए एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि एंटीबायोटिक्स लो और अपने ट्यूबरकुलोसिस को सही करो। कायदे आज़म को भी ट्यूबरकुलोसिस ही हुआ था। तो ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक बैक्टीरिया होता है विच रिक्वायर अ लॉन्ग कोर्स ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, जो इतनी जल्दी आपके फेफड़ों को नहीं छोड़ता भाई, बड़ा जालम तबाहकुन किस्म का ये बैक्टीरिया होता है। तो अल्लाह ही बचाए आपके फेफड़ों में ये बैक्टीरिया रहने आ जाए। कहते हैं ये सफाई निस्फ़ ईमान है, तो बिस्तरा झाड़ के साफ़ सुथरा होना चाहिए आपका, आपको डेली नहाना चाहिए अपनी। और घर जाते हैं तो कुछ लोग नहाते ही नहीं हैं, कुछ लोग मुंह धोना भी पसंद नहीं करते, सारे वो अपना गंद बला लेके जाते हैं घर में, तो वो अब उनको नहाना और मुंह धोना चाहिए ना। तो कुछ की आदत होती है ना, इतने लेजी से होते हैं, आलसी से, फिर स्किन डिजीज़ होती हैं उनको, पता नहीं कौन कौन सी जरासीम लेकर फिरते रहते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो ज़रा ख़ुद का ख्याल करें, ये कम्प्लीमेंट है एक, चलें बुरा ना मनाइएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया, कि निमोनिया का जो सबसे बड़ा वजह है वो क्या है। तो सारी बड़ी वजह, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी वजूहत हैं। यानी बैक्टीरिया से भी आपको निमोनिया होता है। निमोनिया क्या होता है, बुखार होता है ना निमोनिया में, अमूमन फेफड़ों के अंदर जरासीम रहने आ जाते हैं, तो निमोनिया हो गया जी। निमोनिया हो गया तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, निमोनिया हो गया तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ वायरस, निमोनिया हो गया तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ फंगस। तो फेफड़े काम नहीं कर रहे, सांस नहीं ले रहे, खड़खड़ की आवाज़ें आ रही, म्यूकस बना रहे हैं और बस लीरो लीर हो रहा है मामला, पानी आ रहा है पानी जा रहा है नाक से, तो दैट इज़ नॉट गुड। सो ऑल ऑफ दीज इज़ द आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं हम 10th MCQ की तरफ। तो अगला ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो है इसको आप क्या लेते हैं एम्फीसीमा को। अभी मैंने ना आपसे ना फंक्शनल यूनिट की बात की थी लंग्स के, दैट इज़ एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के अंदर जो लाइनिंग होती है ना, उसके अंदर एक सरफेस एरिया होता है। जब वो सरफेस एरिया कम हो जाता है तो फिर हवा कम ट्रैप होती है एल्व्यूलाई में। हवा कम ट्रैप होती है तो आप नीले नीले दिखते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ एम्फीसीमा। अब इसकी वजह अब जब ऑक्सीजन कम है तो इसकी तो बहुत से असरात मुरतब होंगे बॉडी के ऊपर, और क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं आपकी। तो लंग्स के अंदर जो है आप कह लें कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वेलाई इन लंग्स, दैट इज़ एम्फीसीमा। सो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो इसका मैं रीज़न आपको चलें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स तो हो गया। दिस डिजीज़ इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ एल्वियोलर वॉल, जो मैं भी आपसे कह रहा था, लार्ज एंड लेस एफिशिएंट हो जाते हैं, एयर सैक, रिड्यूस सरफेस एरिया हो जाता है और गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के MCQs। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके पूरी बुक की वीडियोस देखिएगा। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके इस चैप्टर के नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।